जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी के बारे में, यानी पीआईक्यू फॉर्म के बारे में। एक इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। उसमें जो आईओ होते हैं, आपके इंटरव्यू ऑफिसर, वो कुछ तो देख के पढ़ते होंगे ना, आपका इंटरव्यू लेते होंगे ना। कुछ तो ऐसा होगा जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती होगी आपके बारे में, तब वो आपका इंटरव्यू लेते होंगे। प्राइवेट जो कंपनी होते हैं वो भी रिज्यूमे लेती हैं आपका, या फिर आपका इंटरव्यू लेती हैं। तो एसएसबी भी कुछ ऐसा लेता है, बिल्कुल लेता है। इसी को बोलते हैं हम पीआईक्यू फॉर्म। एक कहावत है कि जो अच्छा बच्चा होता है वो इंटरव्यू की तैयारी करता है, इंटरव्यू के लिए पढ़ता है, लेकिन जो सिलेक्शन के लिए बच्चा करता है वो अपने पीआईक्यू से तैयारी करता है। यानी अपने पीआईक्यू को ही अपना हथियार बनाओ। तो पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरने हैं, क्या गलती नहीं करनी है, आज वो इस वीडियो को जरूर बताऊंगा। अंत तक जरूर देखना। और जिसने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, पावरफुलिक अकाउंट से, क्योंकि डेली अपडेट आते रहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीआईक्यू फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले आपको ये भरना है एसएसबी बोर्ड। एसएसबी बोर्ड आपका जो भी एसएसबी बेंगलोर हो, एसएसबी इलाहाबाद हो, एसएसबी भोपाल हो, एसएसबी मैसूर हो, जो भी आपका एसएसबी हो वो लिखना है। तब आता है बैच नंबर। बैच नंबर आपको पहले से पता नहीं चलेगा। बैच नंबर आपको जब एसएसबी में स्क्रीनिंग हो जाओगे तब आपको एसएसबी में बैच नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे ऑफिसर्स के द्वारा। उसके बाद आपको डेट लिखना है। डेट आपकी जिस दिन आप स्क्रीनिंग हुए हो उस दिन से लेके जो आपको कॉन्फ्रेंस डे है उस दिन तक आपको लिखनी है। फिर आता है नेम। नेम इन कैपिटल लेटर्स। अब मत पूछना भैया स्मॉल लिख सकते हैं क्या, साफ साफ लिखा है कैपिटल बोल्ड लेटर्स, तो कैपिटल बोल्ड लेटर में इसको भर देना। ये पीआईक्यू फॉर्म घर से नहीं भर सकते, आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको वहाँ भरना पड़ेगा स्क्रीनिंग के बाद। तो आप पीआईक्यू फॉर्म में अपना नाम कैपिटल में लिखना, फादर का नेम कैपिटल में लिखना। कैपिटल मतलब बिल्कुल कैपिटल, नो डाउट कि स्मॉल कर सकते हैं, कुछ भी शीर नहीं लगाना है फादर के आगे। सिंपल नेम जो होता है वो लिखो। जो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपका रेजिडेंस के बारे में। रेजिडेंस का मतलब होता है कि जहां आप रहते हैं। लेकिन यहाँ पे रेजिडेंस सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे तीन है: प्रेजेंट रेजिडेंस, मैक्सिमम रेजिडेंस एंड परमानेंट रेजिडेंस। इन तीनों का एक मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम रेजिडेंस के बारे में। मैक्सिमम रेजिडेंस का मतलब है आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा साल जहां भी रहे हैं वो एड्रेस वहां पे आएगा। बहुत ही ध्यान से रखना, ये भी कैपिटल लेटर में भरना है आपको। मान लीजिए आप अगर पैदा उत्तर प्रदेश में हुए हैं लेकिन आपकी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है, तो आपका जो पूरा मैक्सिमम रेजिडेंस यानी 12-13 साल आप रहे हैं दिल्ली में, तो मैक्सिमम रेजिडेंस में आपका उत्तर प्रदेश का एड्रेस नहीं, दिल्ली का एड्रेस आएगा। समझना इस बात को। प्रेजेंट एड्रेस जहां आप अभी फिलहाल रह रहे हैं, आप दिल्ली में ही अभी भी रह रहे हैं तो दिल्ली का ही सेम एड्रेस आ जाएगा। अगर आप कहीं और चले गए हैं तो प्रेजेंट एड्रेस अभी आप जहां पे रह रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। फिर आता है परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट रेजिडेंस का मतलब है जो आपका स्थायी पता है, जो कभी आपका नहीं बदलेगा, जहां आपका खुद का घर है, यानी जो आपका गाँव होगा, ठीक है, या कहीं आपने अपना घर बना रखा होगा जो परमानेंट है, जहां आप जन्म लिए हैं, तो वहां पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन इससे आप क्वेश्चंस बनेंगे आपके प्रेजेंट एड्रेस पे भी, आपके मैक्सिमम रेजिडेंस पे भी, आपके परमानेंट रेजिडेंस पे भी, कि हाँ भाई मान लीजिए आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन बनेंगे। देखो झूठ मत बोलना, ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन से बचने के लिए आप एक ही स्टेट डाल दो तीनों में, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। मुझसे जो पूछे गए थे क्वेश्चन एड्रेस के बारे में पूछे गए थे, मुझसे पूछा गया था दिल्ली में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल उनके बारे में पूछा गया था, और उनकी पार्टी के बारे में पूछा गया था, और कुछ विधानसभा के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने एमएलए हैं दिल्ली में। तो उस हिसाब से वो थोड़ा जवाब रखना अपने स्टेट के बारे में रेडी। ठीक है भाई। क्वेश्चन आता है आपके स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। फिर आता है आपका रिलीजन पे क्वेश्चन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वो लिखें यहाँ पे। फिर आता है आपके क्वेश्चन आपके एससी एसटी ओबीसी तो नहीं है या जनरल है, तो जैसे मैं जनरल हूँ तो मैंने जनरल लिख दिया था। आप जो भी हैं एससी एसटी ओबीसी है तो वही लिखें, जनरल है तो जनरल लिखें, छुपाएं ना चीज़ें वो, ठीक है ना, जो सच्चाई है वो लिखें। मदर टंग लिखनी है आपको। मदर टंग मतलब जो भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, हिंदी है, मलयालम है, तेलुगु है, जहाँ भी आप जन्म लिए हैं उस हिसाब से आपकी लैंग्वेज होगी, तो उस हिसाब से आप लिखना है। मान लीजिए तमिलनाडु में ज़्यादा तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, तेलंगाना में, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, बहुत मलयालम बोली जाती है, मतलब केरला वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है। तो आप जहाँ भी आपका मदर टंग है वो लिखें। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, उस लैंग्वेज के, ठीक है, हिंदी के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ सवाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूछ सकते हैं कि क्या जो हिंदुस्तान के संविधान में 22-23 लैंग्वेज हैं, शायद 22 लैंग्वेज है हिंदुस्तान के संविधान में ऑफिशियल, तो क्या उस लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज आता है।
तो वो आपको क्वेश्चन रेडी रखना चाहिए। तो लैंग्वेज के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ें आप, क्योंकि आप जो पीआईक्यू फॉर्म भर रहे हैं उसको आप अच्छे से तैयार करें। पीआईक्यू के बारे में आपको एक एक शब्द के बारे में पता होना चाहिए, अपने नाम का मतलब से लेके अपने नाम के भविष्य तक सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेडी रहें। इंपॉर्टेंट फील्ड आती है जो कि आपके फादर मदर एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं आपके, उनकी इनकम को लेके, उनकी ऑक्यूपेशन को लेके। देखो भाई, ऑक्यूपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सही से भरना, जो सच्चाई है, मजदूर से लेके आईएएस तक, ठीक है, जो है वही भरना है आपको, ठीक है ना। सिर्फ कुछ सिंपैथी करने के लिए ये नहीं है कि आपको अपने आप को गरीब साबित करना है, या फादर के बारे में भरना है, फादर आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो भरना है, ठीक है। उनकी इनकम पर मंथ कितनी है, पर मंथ आप रुपीस में लिखिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप डॉलर में लिख रहे हो या कुछ भी और करेंसी में लिख रहे हो, इंडियन करेंसी आईएनआर में लिखिएगा तो ही बेटर होगा। कि मदर है, मदर इनकम करती हैं तो मदर लिखिए, उनका ऑक्यूपेशन लिखिए, साथ ही साथ उनकी इनकम भी पर मंथ लिखिए। अगर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं, दोनों में से अगर कोई भी एक है तो लिखिए, और अगर जो नहीं है उनको खाली छोड़ दीजिए। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने एन ए लिख दिया था, नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। बहुत चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पे आप नहीं होंगे, तो आपको वहाँ पे एन ए मत लिखना यार, वो फील नहीं होगा, खाली छोड़ दो जो भी है, ठीक है। बात करते हैं आपके एजुकेशन फील्ड को लेके, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं। आपकी मैट्रिक, आपका 12th, आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। मैट्रिक आपने कहाँ से करी, कितनी परसेंटेज आई, सारी चीज़ें लिखनी है आपको। आपको कोई अचीवमेंट मिली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट, वो लिखनी है आपको। ऐसे ही आपको 12th कहाँ से करी, कौन से बोर्ड से करी, क्या अचीवमेंट है एक्स्ट्रा, वो लिख सकते हो। और मान लो मेरी 10th में आई थी 85, ठीक है। ये कोई ज़्यादा मार्क्स है नहीं, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है, अच्छे मार्क्स है, ठीक है। मैंने सीबीएसई बोर्ड से करी, मेरा स्कूल का नाम मैंने वहाँ लिख दिया, लेकिन क्या कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है मेरी इसमें, तो मैं इस 85% को एक्स्ट्रा अचीवमेंट नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे इस 85% में 10th क्लास में एसएसटी में मेरे 95 मार्क्स थे, और वो मेरी क्लास में पूरे स्कूल में फर्स्ट मार्क्स थे मेरे, मतलब सबसे टॉप पे मैं ही था पूरे स्कूल में एसएसटी में, 100 में से 95 मार्क्स। तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन याद रहे, एसएसटी का अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो मैं पूरी ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मुझसे एसएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज आई हैव गॉट 95 मार्क्स एंड दैट्स इवन अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट फॉर मी। आई वाज टॉपर इन माय स्कूल, सो आई हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ सोशल स्टडीज आस्क्ड बाय द एसएसबी इंटरव्यू ऑफिसर। यही गलती आप करते हो कि आप दिखाते हो अपने आप को कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छे हो, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप चूहे बन जाते हो। आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या करने वाले हो तो वो कंटिन्यू लिखना, आपकी सेमेस्टर की रिजल्ट लिखना, साथ ही साथ आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हो, आप कॉलेज टॉपर हो, क्लास टॉपर हो, जो भी आप अचीवमेंट हो आप लिखना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हो या कर रहे हो तो भी लिखना, बट शायद ही होगा, लेकिन आप 3 फील्ड तो भर ही लेना, ठीक है ना। चौथा फील्ड शायद ही कर रहा होगा, लिंक कर रहे हैं तो जरूर भर दें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जब आप पेज पलटेंगे तो पहले पेज पीआईक्यू फॉर्म में आपका यही सब इन्फॉर्मेशन था, वो मैंने बता दिया आपको। जब आप नेक्स्ट पेज पलटेंगे आपके पास पोस्ट क्वेश्चन आएगा आपके एज को लेके, आपके हाइट को लेके, आपकी वेट को लेके। तो अपने एज हाइट वेट को नाप के जाना। एज आपकी पता है, आपकी जितनी भी एज हो वो लिख देना। हाइट आप नाप लेना, मेरी 179 सेंटीमीटर यानी 6 फीट लगभग हूँ मैं, तो मैंने उतनी हाइट लिख दी थी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका वेट है वो भी आपको वहाँ लिखना है, तो वेट को भी ध्यान से भरना। साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि आपने एनसीसी किया हुआ है, तो अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो ज़रूर से आप एनसीसी भरें और उनके बारे में लिखें। अगर आपने नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। और जहाँ टेंशन ना ले कि मैंने एनसीसी नहीं किया तो मैं बाहर हो जाऊँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप एसएसबी इंटरव्यू देने आए तो आप डिफेंस एस्पिरेंट ही हैं, इसमें आपको डिफेंस से सवाल नहीं उठे कि आप डिफेंस एस्पिरेंट नहीं है अगर आपने एनसीसी नहीं किया तो। घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपके पार्टिसिपेशन एंड गेम्स और करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर। तो आपने गेम्स किस टाइम पीरियड में आपने पार्टिसिपेशन किया, कोई अचीवमेंट मिली आपको, कोई पोजीशन आई आपकी, वो लिखना है। साथ ही साथ किस लेवल तक गए, जोनल तक गए, स्टेट लेवल तक गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए, नेशनल लेवल तक गए, इंटरनेशनल लेवल तक गए, सारी चीज़ लिखनी है और उनकी अचीवमेंट लिखनी है। 4 से 5 गेम आपको जरूर लिखना है यहाँ पे, और जो भी टॉप मोस्ट आप जहाँ पे आप अच्छे रैंक लाए हैं उसको प्रायोरिटी में लिखना है कि सबसे ज़्यादा अच्छी जो है सबसे टॉप पे उसको, फिर नीचे सेकंड थर्ड फोर्थ। मैंने 3 लिखी थी, मैं थ्रोबॉल खेला था स्कूल लेवल पे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आर्म रेसलिंग भी अच्छे से कर लेता हूँ। तो मैंने, हालांकि मैं कुछ ज़्यादा मैंने कॉम्पिटिशन खेले नहीं है इसके, बट हाँ आई एम गुड इन दिस एंड मैं ये गेम्स खेलता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये गेम थे, आप भी अपने गेम लिखना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका। फिर हम बात करते हैं आपकी हॉबीज़ को लेके। तो आपकी हॉबीज़ पे बहुत ही डिपेंड करेंगे आपके क्वेश्चंस। आपकी हॉबीज़ फ्रूटफुल होनी चाहिए, आपकी हॉबीज़ वैल्यू एडिंग होनी चाहिए, आपकी हॉबीज़ फालतू की नहीं होनी चाहिए कि मैं हॉबी इज टू स्लीप, मतलब कुछ भी लिख देना। क्या मिलेगा तुम्हें स्लीप करके, ये क्या हॉबी है तुम्हारी, इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा, ये बताओ। तो मेरा देखो, पहले देखो उस समय जब मैंने एसएसबी दिया था
तब मैं कुछ खास हॉबी थी नहीं, मैंने एक्सरसाइज लिख दिया था। और हालांकि ये हॉबी नहीं होती, ये इंटरेस्ट होता है, बट स्टिल मैंने लिखा ही है। तो आप समझदारी आई है, अब थोड़ा मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ और यूट्यूब पे आप सभी का प्यार मिल रहा है। तो मेरे लिए अब जो हॉबी है वो मेरा कंटेंट क्रिएशन, मैं आप सभी के लिए कंटेंट बनाता हूँ। और कंटेंट क्रिएशन किससे रिलेटेड? डिफेंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो मेरा एक हॉबी कंटेंट क्रिएशन है, और सेकंड जो मेरी हॉबी है वो है मेरी एक्सरसाइज। इंटरेस्ट मेरी एक्सरसाइज है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिजिकल फिट रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि डिफेंस में ही चाहिए। और साथ ही कंटेंट क्रिएशन, डिफेंस से रिलेटेड एजुकेशन को मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ। ये मेरी हॉबी है, इसमें मुझे अच्छा लगता है, इसमें मेरा इंटरेस्ट आता है। तो इससे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। उस समय मैं इतना नहीं था इस फील्ड में, लेकिन अब मैं इस फील्ड में हूँ और आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है, क्या एक्टिविटीज़ किसी में आपने पार्टिसिपेट किया हो, या कुछ भी आपने ऐसा कुछ किया हो जिससे पार्टिसिपेशन हुई हो आपकी। जैसे हमारे स्कूल में क्लीननेस ड्राइव चला था, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया था। हमारे कॉलेज में कई कंपटीशन हुए थे, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो भी लिखना है आपको। किस टाइम पीरियड में किया वो लिखना है आपको, साथ ही साथ आपकी कोई अचीवमेंट मिली हो आपकी, वो भी लिखना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप लिखना। यहाँ से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। हमने काफ़ी नो टू सिगरेट वाला ये हमने रैली निकाली थी स्कूल टाइम पे, तो ये भी एक एक्टिविटी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन भाई कि आपने कोई पोजीशन होल्ड करी है, आपने अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करी है। तो मैं क्लास मॉनिटर था स्कूल लेवल तक, ठीक है, या फिर आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव था स्कूल लेवल तक, जो भी है आपका। आप क्लास मॉनिटर रहे हो, किसी सब्जेक्ट के टीचर रहे हो, आप पंचुअल स्टार रहे हो, शाइनिंग स्टार रहे हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको लिखनी पड़ेगी। बिकॉज यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको संभालनी चाहिए। आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन करवाया हो, आपने कुछ भी ऐसा कराया हो जिससे आपको एक पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो, तो आपको वो जरूर लिखना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपको लिखना है, आप यहाँ पे आपका PIQ लेवल अब खत्म हो जाता है। उसके बाद आपकी जो एंट्री है वो लिखना है, यानी आपकी परमानेंट कमीशन में एंट्री है, आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, कितनी बार आपने SSB दिया और कहाँ कहाँ दिया है, ये सब भर देना है आपको। और इसके साथ आपका SSB PIQ फॉर्म कंप्लीट होता है। SSB PIQ फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरें, PIQ फॉर्म से गो थ्रू होते जाएं, जितना हो सके इसे अच्छा बनाएं, लेकिन सच्चा बनाएं। अच्छा बनाने चक्कर में सच्चा मत छोड़ देना, सच्चा बनाएं, अच्छा बनाएं, और इस पे काम करें, इसको अच्छे से बारीकी से नज़र रखें इस PIQ फॉर्म पे। मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इंटरव्यू की सिर्फ तैयारी करते हैं तो ना करें, अपने PIQ की तैयारी करें। इंटरव्यू आपके झक मार के पीछे आएगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो PIQ फॉर्म पे और वीडियो आती रहेंगी, कैसे PIQ फॉर्म में क्या क्या हॉबीज आपको डेवलप करनी चाहिए, और प्रॉपर डिफेंस से हर चीज़ें होंगी इस चैनल पे। डिफेंस की जॉब से लेकर डिफेंस की नॉलेज तक सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। डेट्स व्हाट पावर फीलिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।